इन तीनों के सिवा हमारे यहाँ का मत्स्य न्याय है भाई। बड़ी मछली छोटी मछली को आप खाती है, आप देखो हमारे यहाँ मत्स्य न्याय है। आज स्थितियाँ क्या हैं, पद और उसका सब तरह तरह के हथकंडे हमारे यहाँ अपनाए जा रहे हैं। भले ही एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई या तरह तरह की जांच होती हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या दलितों को मिल रहा है? नहीं मित्रों, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम दलित साहित्य का नहीं कर सकते। दलित साहित्य पर कुछ किताबें देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब आप पढ़ सकते हैं। आप जो है नई सदी की श्रेष्ठ दलित कहानियाँ मुद्रा राक्षस की का पढ़ सकते हैं। और आप देखिए ये जो सम्यक भारत ने शिवराज सिंह बेचैन पर पूरा विशेषांक, इसे भी देख सकते हैं। शरण कुमार लिम्बाले की भी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किताब है मित्रों। यानी आज के रचनाकार तमाम आक्रोशपूर्ण वाणियों के बावजूद भी भारतीय साहित्य को दलित साहित्य और दुगुणित कर रहा है, हमारी कमियों की ओर इशारा कर रहा है। हमें दलित साहित्य को स्वीकार करके भारतीय साहित्य की कमियों को दूर करके भारतीय समाज को एक नई दिशा 21वीं सदी की भविष्य लक्ष्य योजनाओं की तरफ मोड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि यह हिंसा, यह जाति पात, छुआछूत के जो भेदभाव हैं ये दूर होंगे। लेकिन अगर साहित्य को हाशिए पर रखा गया तो मित्रों, जिस तरह का संघर्ष आप देख रहे हैं दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ, आए दिन मीडिया में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया का ज़माना है और कहीं न कहीं यह मानवता के लिए खतरनाक है। भारतीय दलित साहित्य ने निश्चित रूप से भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी है, उसके सौंदर्य शास्त्र में इजाफा किया है और आगे भी करेगा। इसलिए आवश्यक है कि हमें इसे उस रूप में देखें तो ज़्यादा अच्छा है। समस्या इस बात की है कि हमारी मानसिकता नहीं बदल रही है। आप देख लीजिए, जैसे अजय नावरिया का उपन्यास है उधर के लोग, यानी अगर आरक्षण न हो तो दलितों की एंट्री नहीं होती है भाई। तो क्या कारपोरेट सेक्टर में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आईआईटी आईआईएम में पढ़े हुए लोग आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर किस तरह से दलितों को एक साइड में करता जा रहा है। सरकार या समाज सेवक इस भेदक रेखा को दूर करने की कोशिश करेंगे तो दलित साहित्य के विकास के साथ दलितों, आदिवासियों और नारियों का भी विकास होगा। ये तो चंद रचनाकारों के बारे में हमने आपसे बात की, लेकिन यहाँ गुजराती में अगर आप देखिए जोसेफ मेकवान, प्रवीण गढ़वी, आप देखें दलपत चौहान, दलपत पढ़ियार, इन लोगों को आप देखिए और इनको पढ़िए। हरीश मंगलम तिराड आप पढ़िए, गुजराती में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। इसलिए दलित साहित्य जहाँ भी है अपनी एक अच्छी दस्तक दे रहा है, लेकिन पढ़ने वाले, उपेक्षित करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसलिए मित्रों, अगर भारतीय साहित्य को समृद्ध करना है तो हमें दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य और नारीवादी साहित्य को साथ में रख कर चलना होगा, तभी हमारी दृष्टि संपन्न होगी और एक नया सौंदर्य शास्त्र बनाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और जो दलितों में ब्राह्मणवाद देखिए, ब्राह्मण एक जाति है, ब्राह्मणवाद जो है, जैसा कि सूरजपाल चौहान ने भी किया कि दलितों में भी ब्राह्मणवाद पैदा हो गया, आदिवासियों में भी ब्राह्मणवाद पैदा हो गया। ये ब्राह्मणवाद जो है निश्चित रूप से दलितों और आदिवासियों का नुकसान कर रहा है। इसलिए हम अपना वर्ग न बदलें। आज स्थितियाँ ये है, गोदान में आप देखिए सिलिया का बाप हरखू क्या कहता है, तुम मेरी बिटिया को या तो ब्राह्मणी बना लो और या तो तुम चमार बन जाओ। यानी सारा झगड़ा जो है हमारी रोटी और बेटी को लेकर के है। इसमें भी सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर हम सामंजस्य बनाएंगे तो भारतीय साहित्य और समृद्ध होगा। आप देखिए महाश्वेता देवी जी अभी गुजरी, उनका साहित्य है जंगल के दावेदार, 1084 की माँ, रणेंद्र का उपन्यास है गोबलग्राम का देवता। आप महुआ माझी का उपन्यास आप देखिए जिसका नाम मैं बोरिसाइल्ला,
और दूसरा है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। आज भी आदिवासी और दलित जो है शंकर की तरह विष पीने के लिए मच्छर काट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बड़ी दयनीय पोजीशन है। ये तो मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। अगर व्यापक दृष्टिकोण से इन रचनाकारों को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से दलित राइटर अपनी वेदना को साहित्य के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने वाला कोई नहीं, उन पर अमल करने वाला कोई नहीं है। अगर समरसता लानी है तो मित्रों, दलित साहित्य को भारतीय साहित्य के एक विशिष्ट अंग के रूप में देखा जाए, आदिवासी साहित्य को भी इसी रूप में, क्योंकि आदिवासी है जल जंगल जमीन। ये पर्यावरण की जो समस्या है किसकी देन है? पूंजीवाद की देन है, सवर्णों की देन है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि एसी रूमों में बैठ करके लिखना एक अलग बात है और गिर के अंदराओं में बैठ करके लिखना एक अलग बात है। उसे भी हमें समझना पड़ेगा। एक नए सौंदर्य शास्त्र की अभी भी हमें ज़रूरत है, और जब तक वह नया सौंदर्य शास्त्र नहीं है, लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। और मैंने आपसे कहा ना, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुनाम पुच्छ विषाणहीन। विज्ञान और तकनीकी आपको भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न कर सकती है, लेकिन साहित्य ही है जो आपको मनुष्य बना सकता है, नहीं तो आप बिना पूंछ वाले पशु हैं। और आज आदमी में हैवानियत हो गई है। शेर और ये सब तो पिंजड़ों में चले गए, लेकिन आज आदमी आदमी को मार रहा है। सबसे बड़ा संकट जो है आदमी का है। मैं एक कविता से बात अपनी वो करता हूँ। सांप बेरोजगार हो गए। आप देखिए, सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे। सांप बेरोजगार हो गए, आदमी काटने लगे। ध्यान दीजिएगा, कुत्ते बेचारे क्या करें, आदमी तलवे चाटने लगे। भगत सिंह, अब देखिए, भगत सिंह अच्छा हुआ तुम नहीं आए नोटों पर, नहीं तो डाले जाते गांधी की तरह मुन्नी के कोठों पर। स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की थी, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई जो लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी, आप देखिए उनका कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा नहीं है कि दलितों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसे हम आज भी आवश्यकता है हमें राष्ट्रीयता की। और दलित राम को भी बानर रीछ को लेकर के लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। अगर हम दलितों को, आदिवासियों को, नारियों को उपेक्षित रखेंगे तो आप समझिए हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए अगर राम रीछ भालू को लेकर के अगर लंका पर चढ़ाई करते हैं, अगर भारत को समृद्ध बनाना है तो हमें दलित, आदिवासी और नारियों को साथ लेकर चलना होगा। तब भारतीय साहित्य, भारतीय समाज एक वैभवपूर्ण बनेगा और एक नई मिसाल कायम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय मेरा पूरा हो जाए। नमस्कार जी। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।